हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। हमारे साथ बेहतरीन सेशन में जुड़कर आप लोगों को मजा आ रहा होगा। कल से मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की सक्रियता कुछ और ही बढ़ रही है। आप लोग कुछ और ही सक्रियता के साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को अब क्लासेस बहुत ही बेहतरीन लग रही हैं, क्योंकि पहले थियरी सेशन चल रहा था। थियरी सेशन में आप लोग बोरिंग फील करते हैं, लेकिन अब क्या चल रहा है, अब प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। प्रैक्टिस सेशन में सभी लोगों को मजा आता है। हाँ, मजा तो आता है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जो ये सेशन है दोस्त, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो बाधा का काम करता है। आप आए हुए प्रश्नों को तो हल कर लेते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं जानते। थोड़ा सा प्रश्न घुमाकर अगर उसने पूछ दिया तब तो आपकी हवा टाइट हो जाती है। तो आप लोग ये समझिए कि भाई जो कार्य आप लोग करते हैं उसमें पारंगत जब तक नहीं होंगे, जब तक आप लोग पूर्ण रूप से उसमें कुशल नहीं हो जाएंगे, तब तक आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो आज कल का जो प्रश्न था, आज का जो प्रश्न है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब ये है कि प्रश्न लगभग वही हैं, बस प्रश्नों को घुमाकर आपसे पूछा गया है। मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, आते वही प्रश्न हैं, बस शब्दों को घुमा दिया जाता है, प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो वो प्रश्न, कल वाले प्रश्न, आज वाले प्रश्न आप मैच कराइएगा। लगभग 50% से ज्यादा, 60% उम्मीद है कि मैच कर जाता है। उसी के आधार पे आपको आंसर देना रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे आंसर दिया जाता है। तो लीजिए, आपका आज का सेशन शुरू होना है। देखिए कौन सा सेशन है आज का। क्या बात है भाई, आज वाला कहाँ गया, अभी आया नहीं क्या? अभी तो हमने भेजा है। इस पर 4 होना चाहिए। क्या बात है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, टेक्निकल इश्यू। 4 ये तो होना चाहिए, हमने भेजा भी, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा है? डॉक्यूमेंट्स में तो आना चाहिए। फिर से भेज लेते हैं, 1 मिनट। फेल्ड तो नहीं हो गया? एक्सेप्ट, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा आप। ये पहुंचने को तो पूरा पहुंचा है, फिर फाइल में क्यों नहीं दिख रहा है? फाइल के अलावा कहीं और जाएगा नहीं। रिसीव्ड हो गया। आइए देखते हैं, सक्सेसफुल भी हो गया। सक्सेसफुल हो गया तो आपको यहाँ मिलना चाहिए भाई, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या दिक्कत है? 18 हो गया, मिल गया। लग रहा है फेड हो गया था। टेक्निकल इश्यूज हैं, थोड़ा सा इधर उधर होते हैं। तो ये देखिए आ गया, अब इसको यूज करते हैं हम लोग। तो आज के जो प्रश्न हैं वो मैंने बताया कि पिछला जो सेशन था उससे मैच करते हैं। तो मैच करते हैं, तो लीजिए आपके सामने है, आप जरा इसको बताइएगा कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। ये आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। तो लीजिए, तब तक मैं अपना पेन ले लूं, तब तक आप आंसर कीजिए। और मैंने कल बताया हुआ है, कल में ही बताया हुआ है, कल उसने बल का पूछा था, आज भार का पूछ लिया। तो बताइए, ये आए हुए प्रश्न है, और आए हुए प्रश्नों को जब तक आप हल नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे मजा आएगा? ये बताइए। मजा ही नहीं आएगा भाई जब तक आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भार है, यानी कि वेट जिसे आप लोग कहते हो, क्या कहते हो? वेट कहते हो। तो वेट और फोर्स, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों की इकाई के हिसाब से एसआई मात्रक दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाता है? केजी एम बाई S2, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही दोनों का हो जाता है। और इसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगी, इकाई होगी, वो क्या हो जाती? तो इसको हम लोग मान लेते हैं न्यूटन। इसको क्या मानते हैं? न्यूटन। तो अब इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फिर वेट और फोर्स का यूनिट जो करते हैं वो बराबर होती है, तो बराबर में तो आपका एक ही आंसर है, न्यूटन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कल उसने बल पूछा था, आज उसने भार पूछ लिया। दोनों का सेम होता है। अगर आपको इतना पता था तो आप आसानी से लगाकर निकल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। लीजिए, ये हो गया आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर फिर।
दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है भाई आप लोगों के लिए। अगर हाँ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे टाइम पर। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? अब बताइए, कल विद्युत धारा का पूछा था, आज विद्युत आवेश का भी पूछ लिया है। ये आए हुए प्रश्न है, आप ढूंढेंगे पेपर प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा भाई, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं और आसानी से दिखेगा। लीजिए, तो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? अब आवेश जो होता है चार्ज, जिसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का ही मतलब तो आवेश होता है। अरे आपका एक होता है निगेटिव, एक क्या होता है भाई? निगेटिव, और दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। दो ही तो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, आप लोग जानते ही हैं। और प्लस प्लस जोड़ देंगे तब तो घातक हो जाए, प्लस माइनस ही जोड़ा जाता है। क्यों? प्लस प्लस जोड़ा जाता है, प्लस माइनस जोड़ा जाता है। चलिए, तो ये जो चार्ज होता है इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट होता है, कूलाम होता है, केल्विन होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम तो इसमें आएगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है। केल्विन भी इसमें नहीं आएगा, हटा दीजिए, बचा दो। वोल्ट किसका होता है? धारा का होता है ना। वोल्ट किसका होता है? धारा का होता है या विभवांतर का होता है? आप बताइए तो, धारा का होता है या विभवांतर का होता है? जल्दी से बताइए, मैं आपको 4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 4 सेकंड, ज्यादा नहीं, 4 सेकंड का टाइम आपके पास, बताइएगा। बहुत आसान सा है। कूलाम आपने सुना है, जिसको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है कूलाम। कूलाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? कूलाम, कूलाम ही विद्युत आवेश का क्या होता है? मात्रक होता है, ये सही यूनिट होती है। ठीक है, चलिए, आसान सा प्रश्न था, आप लोग भी आंसर करिए हैं, बढ़िया किए हैं। चलिए ठीक है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या समय की इकाई है? क्या समय की इकाई है? क्या दूरी की इकाई है? क्या प्रकाश की गति की इकाई या प्रकाश की तीव्रता की इकाई है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, और आप अगर पेपर में देखेंगे तो इतनी बार पूछा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको खुद ये आएगा कि भाई कितनी बार पूछा है ये प्रश्न। प्रकाश वर्ष, अच्छा जरा बताइए तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है? कितना मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में? जरा बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो मैं बता दूं आपको, 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 मीटर। इतना मीटर होता है, वो भी निर्वात में। किसमें होता है भाई? निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा, लिख दो तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब इसकी यूनिट आप समझ गए होंगे, क्या है, किस चीज की यूनिट है ये? प्रकाश वर्ष कहते हैं। किस चीज की यूनिट है आप समझ गए होंगे। कितने लोग तो अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि गति है, तो गति नहीं है, तीव्रता भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो ये क्या हो गई? दूरी। दूरी इसका क्या हो गया भाई? तो दूरी इसका राइट आंसर हो गया। दूरी क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। लीजिए, दूरी इसका क्या हो गया? तो दूरी इसका राइट आंसर हो गया। अब बताइए, मैंने कहा ना कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर इसका क्या होता है? मीटर इसका मान होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग इससे भी बड़ी इससे भी बड़ी दूरी का मात्रक अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो क्या होता है? पारसेक होता है। क्या होता है भाई? पारसेक होता है। पारसेक एक ऐसी इकाई है जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है। एक पारसेक की बात कर लेंगे तो 3 दशमलव कुछ प्रकाश वर्ष होता है।
3 दशमलव कुछ क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो अब आप समझ सकते हैं इनसे क्या मापा जाता है, तो इनसे तारों या खगोलीय पिंडों, तारों व खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापते हैं, पिंडों की बीच की दूरी को मापते हैं। ठीक है, मतलब सोच लीजिए दो तारों के बीच की दूरी, मतलब सूर्य उतनी दूर है और दूसरा तारा कितनी दूर है, वो तारों के बीच की दूरी, मतलब आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी दूरी होगी, तो उसके पैमाने को मापते हैं, इससे उसकी दूरी को मापते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, पार्सेक हो गया। पार्सेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी कौन सी इकाई है, पार्सेक है। चलिए आगे चले, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लीजिए प्रतिरोध की, अब लीजिए, मैंने तब भी आपको बताया था, मैं व्याख्या जो करता हूं आप मेरी व्याख्या को भी सुनते रहिए तो आपको प्रश्न आसानी से याद आ जाएगा। पिछले वाले में देखा गया था कि प्रतिरोधकता पूछा गया था, क्या पूछा गया था, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा, SI इकाई पूछी गई थी। तो प्रतिरोधकता की इकाई जब पूछे थे तब मैंने आपको प्रतिरोध का भी बताया था। किसका बताया था, प्रतिरोध का भी बताया था। प्रतिरोध का क्या बताया था भाई, इसका बताया गया था ओम मीटर, इसका क्या बताया था, ओम मीटर बताया गया था, और इसका क्या बताया गया था, ओम बताया गया था। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं, दोनों में से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लीजिए ये घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं जी, अगर टाइम हो तो कुछ टाइम बाद फोन करें। क्लास में है जी। हाँ, तो मैंने क्या बताया, देखिए मैंने बताया था आपको ना, ओम मीटर प्रतिरोधकता का बताया था, और प्रतिरोध का क्या बताया था, ओम बताया था। तो मैंने आपको दोनों प्रश्न वहीं हल करवा दिया था, जबकि ये अलग अलग प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न, अलग अलग पेपरों में पूछा गया प्रश्न है। तो अब बताइए, ओम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जूल क्या है, कूलाम क्या है, और न्यूटन क्या है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। ये जो कूलाम है मेरे दोस्त, कूलाम अभी अभी बता के आ रहा हूं, आवेश का मात्रक है। ठीक है, आवेश की यूनिट है। और जूल आप भी जानते हैं कि कार्य एवं उष्मा, कार्य और उष्मा ये दोनों की इकाई होता है, कार्य एवं उष्मा की बात कर रहा हूं भाई, उष्मा। ठीक है, कार्य एवं उष्मा, हीट जिसे कहते हैं आप। ठीक है, हीट हो गई। अब ऊर्जा की बात भाई, ऊर्जा भी तो ही है, ऊर्जा। चलिए हो गया। और एक क्या बचा, न्यूटन तो बार बार बताते आ रहा हूं, अब न्यूटन नहीं बताऊंगा, कितनी बार बताऊं मैं आपको। चलिए ये रहा प्रश्न आपका अलग। क्या है, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, प्रतिबल की माप इकाई है, कौन सी इकाई है भाई, ये बताना है आपको। चलिए बताइएगा। तो अच्छा, ऑप्शन दो बार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो ऑप्शन 2 बार हो गया है तो ऑप्शन को हम मिटा भी तो सकते हैं। लीजिए 2 बार हो गया, मिटा दे रहे हैं। आप आंसर कीजिए इसका जल्दी से, तो जल्दी से आंसर कीजिए। प्रतिबल आप हिंदी में समझ जाइए, तो मैं अगर कहूँ प्रेशर का आप बता दीजिए, प्रेशर यानी कि दाब का, प्रेशर यानी कि दाब का बताना था, तो आप बता सकते हैं F बाई ए बता देंगे। तो F मतलब होता है फोर्स, F मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, और A मतलब क्या होता है, एरिया होता है। दोनों का आप समझ गए, F का क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन के साथ साथ इसका एरिया का क्या हो जाएगा, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर यानी कि N बाई M स्क्वायर, ये बन गया इसका। और ये ही यानी कि प्रेशर यानी कि दाब यानी कि प्रतिबल, दाब यानी कि क्या है, प्रतिबल, दाब को ही प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल को ही दाब कहते हैं। बस इतना सा जान जाइए आप, इतना सा जान गए तो आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा, आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। मैंने पूरा डेरिवेट कर दिया है, देखिए कहाँ है, किलोग्राम नहीं है, न्यूटन नहीं है, वाट नहीं है, बचा क्या, बच गया एक आंसर जो बच गया वही आपका आंसर हो गया। लीजिए
न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर नहीं कहा जा सकता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। या इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरह से कह सकते हैं। और ये माइनस का चिन्ह लगा दिए, इसका मतलब ये इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया, इनवर्स, वर्ग इनवर्स हो गया, ठीक है, वर्ग इनवर्स हो गया। तो बटे में नहीं लगाया जाता है, बटे में अभी यही माइनस हटा देंगे तो ये बटे में लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। चलिए आगे चले, प्रश्न नंबर 6वां लीजिए आपके सामने। विद्युत धारा, सबसे आसान, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? लगे हैं 440 वोल्ट छूने से तेरे, गाना आपने सुना है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या बताना है? तो एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई प्रणाली का यूनिट बताना है, यानी कि मात्रक बताना है। चलिए भाई बताइए, तो किसका बताना है? विद्युत धारा। अरे यार अब इतना आसान सा कौन नहीं बता पाएगा, तीनों काट दो, नीचे से ऊपर का रख लो। कौन बचा? एम्पियर। क्या है भाई? एम्पियर। ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते क्या है? तो एम्पियर कहते हैं, ठीक है, एम्पियर के द्वारा विद्युत, एम्पियर है उसका मात्रक। एम्पियर, कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है कहते हैं ना, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है कहते हैं ना। अरे बड़ा आसान सा प्रश्न है, इतना आसान सा प्रश्न कैसे कैसे छूट जाए आपको? लीजिए मिलान कीजिए, मिलान करना है। अच्छा मिलान के लिए रखा गया, आगे कुछ नहीं है, मिलान के लिए रखा है। कूट, वैसे कूट मिलान था, कूट मिलान, एक मिनट, ये क्या था? कूट मिलान की बात कर रहा है, कूट मिलान की बात कर रहा है, लेकिन कूट मिलान का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर मैं बता दूं तो इसमें से मैं कह दूं ए वाला, ए वाले में रख दूं कि पहले ए का बी हो जाए, ए का क्या हो जाए? बी हो जाए, और दूसरे का ए हो जाए, और तीसरे का सी हो जाए, ठीक हो गया। अगर बी वाला ऑप्शन रखूं, बी ऑप्शन में रखूं, तो पहले वाले का मैं सी कर दूं, और दूसरे वाले का मैं कर दूं क्या कर दूं? दूसरे वाले का सी कर दूं, अच्छा दूसरे वाले में बी कर दूं, और दूसरे वाले में सी, ए हो गया ना, ए कर दूं, इसे ए कर दूं, और तीसरे वाले में बी कर दे रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद सी वाला ऑप्शन रख दूं, तो सी वाले में मैं अगर कर दूं कि हाँ पहले में ए कर दे रहा हूँ, पहले में ए कर दिया, दूसरे में मैंने सी कर दिया, और तीसरे में मैंने बी कर दिया। जरा बताइएगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें से तीन ही ऑप्शन बना रहा हूं, तीनों में से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने प्रश्न है, अब प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक कूट मिलान किया है ना? हाँ चलिए ठीक किया है। अब बताइए, ये जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसका किसके साथ जाना चाहिए? किसने वैज्ञानिक का नाम दिया है? और अच्छा उसके मात्रक का नाम दिया है, मात्रक का नाम स्वप्रेरण है और चुंबकीय फ्लक्स है। ये घनत्व है और ये फ्लक्स है, बस इतना सा अंतर है, दोनों में इतना सा अंतर है। तो मेरे देखने में ये वाला तो पहले पे ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका सी पर, और ये चला जाएगा बी पर, बस इतना सा मिलाना था, बस इतना सा मिलाना था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में ए है, बी सी, हाँ सही, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला कूट मिलान में सही हो जाएगा। और इसी तरह से आप मिला सकते हैं। स्वप्रेरण किसके में कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? स्वप्रेरण से संबंधित हैं आपके हेनरी महोदय, और वेबर में कौन से हैं? वेबर जो हैं वो आपके चुंबकीय फ्लक्स से हैं, और घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक में जाएंगे, जब फ्लक्स घनत्व में जाएंगे तो टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये राइट आंसर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है, बस इतना सा बताना है कि चार दिया है, चारों में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कि चार दिए गए हैं, चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है। एक गलत है इसमें, कौन सा गलत है वो बताना है आपको।
प्रेशर का पास्कल हो गया, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का ओ, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन कंडक्शन, हाँ कंडक्शन। चलिए, तो इसमें आपका पहला सही है, पहला सही, तीसरा सही और चौथा सही है। ये जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी चुंबकीय फ्लक्स पढ़ के आ रहे हो। किसके लिए पढ़ के आ रहे हो चुंबकीय फ्लक्स? तो पढ़ के आ रहे हो आप वेबर महोदय के लिए। किसके लिए? वेबर महोदय के लिए पढ़ के आ रहे हो। किसके लिए पढ़ के आ रहे हो? तो वेबर महोदय के लिए जब पढ़ के आ रहे हो तो आप बताओ कि यहाँ ये कैसे हो सकते हैं? किसके लिए पढ़ के आ रहे हो? वेबर, क्या है यार, वेबर महोदय के लिए पढ़ के आ रहे हो तो इसका तो वेबर हो जाएंगे ना। तो टेस्ला क्या थे? टेस्ला आपके कौन थे? तो टेस्ला अभी अभी बताया कि चुंबकीय, इसी से संबंधित ये भी है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, से संबंधित है क्या है? टेस्ला। टेस्ला किससे संबंधित है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से संबंधित है। तो ये वैज्ञानिकों के भी नाम हैं और उनकी यूनिट भी उन्हीं से बनाई गई है। उन्होंने खोज की तो उसी के नाम से उनकी यूनिट रख दी गई। तो हर्ट्ज, पास्कल और टेस्ला, सीमेंस, ये सब वैज्ञानिकों के भी नाम हैं। वैज्ञानिकों के नाम के साथ ही उनकी यूनिट बना दी गई कि इतनी यूनिट इनको कहा जाएगा। तो जी वैज्ञानिक ने खोज की, उसी के नाम पे उसको रख दिया गया, बस। तो आपने देख लिया, यहाँ पे मैंने अलग से भी बता दिया, तो आप समझते रहिए, जानते रहिए, एकदम पहचानते रहिए। कोई भी प्रश्न आपके आंखों से ओझल ना होने पाए, आप आसान से सारे क्वेश्चन का आंसर देते रहिए आसानी से, ठीक है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? अब आप बताइए, इतना आसान सा प्रश्न है। विस्थापन अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि विस्थापन होता क्या है, विस्थापन से कैसे कार्य किया जाता है। विस्थापन से प्रश्न बना था तो उसमें विस्थापन क्या आया था? विस्थापन 0 आया था। क्यों आया था? क्योंकि इसमें दिशा व परिमाण दोनों मांगता है। क्या मांगता है भाई? एक तो दिशा मांगता है और दूसरा क्या मांगता है? प्लस परिमाण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण भी होना चाहिए। तो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट जो पूछ रहा है, इकाई जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है भाई विस्थापन तभी होगा जब कोई दूरी तय होगी। जब कोई दूरी तय होगी उसी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। तो आप बताइए, किलोमीटर, किलोमीटर तो भाई बड़ा पैमाना है, सेंटीमीटर छोटा हो गया, मीटर प्रति सेकंड ये तो है ही नहीं। बचा क्या? मीटर बचा, मीटर इसका हो गया। बड़ा आसान सा प्रश्न था, लेकिन आप लोग इन प्रश्नों को ढूंढेंगे तो ये आपको किसी ना किसी पेपर में मिलेंगे। और चाहिए तो मैं अगली बार से यहाँ जो पेपर का वो है, क्या बोलते हैं, किस ईयर में आया हुआ है, ये तो वो भी लगा दूं। आप लोगों के लिए ये ज्यादा वो उत्प्रेरक का कार्य करता है कि हाँ ये आया हुआ प्रश्न है तो आ सकता है। सही बात है, आ सकता है, थोड़ा सा घुमा के आ सकता है, ठीक है। यहाँ लिख सकता है कि भाई मीटर, मीटर किसकी एसआई इकाई है? नीचे दे देगा विस्थापन, बल, कार्य और ऊर्जा, इसी तरह से करके दे देगा। बताओ, बताते रहो, बस इसमें प्रश्न बदलना है, क्या करना है। एग्जामिनर आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाता है। विभवांतर की एसआई इकाई अभी अभी बता के निकल रहा हूँ, अभी बता के निकला कि विभवांतर, विभवांतर की क्या इकाई होती है? विभवांतर की इकाई क्या होती है भाई? वोल्ट होती है। ये मैं अभी भी बता के निकला था, ठीक है, ठीक है। क्या बता के निकला था? वोल्ट। किससे प्रदर्शित करेंगे? V से या W से? W से वाट को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? वाट को प्रदर्शित करते हैं। और ये वाट नीचे है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर वोल्ट हो जाएगा। बस जूल और कूलाम अभी बता के आ रहा हूं, तो इतना ज्यादा बार बार बताने में मजा नहीं आता है। चलिए, हाँ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दिया कीजिए कि सर जी दोबारा प्रश्न में मिले तब भी बता दीजिए, तिबारा प्रश्न में मिले तब भी बता दीजिए। मैं बार बार आपको बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताने के लिए ही आता हूँ। चलिए, तो क्या पूछ रहा है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। अंतरराष्ट्रीय इकाई है, क्या है वो आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय इकाई है, ठीक है। चलिए बताइए,
पिछले में पूछा था इकाई नहीं है और इसमें पूछा है इकाई है। शक्ति की इकाई है, क्या है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए, आपके सामने है। पिछली बार प्रश्न में क्या पूछा था, इस बार क्या पूछ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके पूछ रहा है, बस आपको यही बताना है। क्या बताना है भाई, चलिए जल्दी से बताइए तो। शक्ति की इकाई यानी कि पावर, किसकी इकाई, शक्ति यानी कि इसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। चलिए बताइए, गर्मी आ गई है, थोड़ा सा शरीर अब सुस्त होता है। चलिए क्या हो जाएगा भाई इसमें से, यही होगा ना, क्योंकि ये तो क्या हो गया, कार्य एवं ऊष्मा जूल होता है, किलोवाट किसमें जाता है, विद्युत में जाता है। चलिए अच्छी बात है, जानते हैं आप लोग। अर्घ, अच्छा अर्घ क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, पहली बार मिला वर्ड है यहाँ, अर्घ मिला है, तो अर्घ को आप लोग बताइएगा किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है अर्घ। चलिए बताइए किसकी यूनिट है वो, कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर, क्या है, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, किसकी एसआई इकाई है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए तो। दोनों का एक ही होता है एसआई इकाई, दोनों की एसआई इकाई क्या होती है, एक ही होती है, ये आपको बताना है। किसका किसका, जी, जी को क्या कहते हैं भाई, ग्रेविटी, क्या कहते हैं, ग्रेविटी। अंग्रेजी में हो गई ग्रेविटी और हिंदी में क्या हो जाएगी, तो हिंदी में होती है गुरुत्वी, क्या है यार, अंग्रेजी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो जरा बताइएगा ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसकी इकाई क्या होती है, इसका पहले मान बताइए। तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकंड हो गया। अब बताइए मीटर पर सेकंड तो हो गया, ये इसका मान है। एक और होता है कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, मैंने बल कहा था, हाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, देखिए स्मॉल जी का मान घटता बढ़ता रहता है, स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता और बढ़ता रहता है। मतलब कि आप पृथ्वी की सतह पर हैं तो जी का मान कुछ और होगा, पृथ्वी की सतह के नीचे की तरफ जाएंगे जी का मान घटेगा बढ़ेगा, उसी तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी के मान में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप ये जो ये कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये कभी नहीं बढ़ता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब कि नियत होता है, नियत होता है। तो इसका मान क्या होता है भाई, इसका मान होता है 6.674, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, मैं बताना कुछ और है, ये तो आपने देख लिया। अब इसमें आप बताइए कि ये किसके बराबर होता है, इसको बताना है ना। चलिए बताइए तो, बताइए क्या मान होता है, किसके किसके बराबर होता है, ये शायद मेरे देखने में त्वरण के ही तो बराबर होता है। त्वरण क्या क्या होता है भाई, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन आप जानते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है भाई, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। और त्वरण भी क्या होता है, इसकी भी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड इसकी भी होती है, मीटर पर सेकंड इसकी भी होती है। इसमें भी त्वरण है, इसका तो नाम है त्वरण है। दोनों त्वरण का मान क्या होता है, दोनों त्वरण की यूनिट क्या होती है, एक ही होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ लीजिए ये रहा,
बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। मतलब दो भौतिक मात्रा हैं, राशि हैं, जिनकी इकाई एक होती है। जरा बताइए क्या कार्य और ऊष्मा है। पहले में कार्य और ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा, और दूसरे में बल एवं दाब, तीसरे में बल एवं संवेग, चौथे में बल एवं कार्य। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जिसकी यूनिट, मतलब जिसकी राशियों की भौतिक राशियां समान होती, जो भौतिक राशियां क्या होती हैं, समान होती हैं, आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा। तो आप लोगों के पास समय जो है वो बहुत नियमित है, क्या बोलते हैं जी, निश्चित समय है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या है। तो इसमें वर्क एंड कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा जो आपने देखा है यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी ये सब आपके क्या हैं, बाकी ये सब आपके अलग हैं। बल अलग है, संवेग अलग है, दाब अलग है, और साथ ही साथ ये क्या है, बल और कार्य भी दोनों अलग है, क्योंकि कार्य में बल लगाया जाता है, और ये जो कार्य और ऊर्जा है ये दोनों भौतिक राशियां समान हैं। ठीक है, दोनों की दोनों भौतिक राशियां समान हैं। एक है वर्क और दूसरा ऊर्जा। किसका मतलब होता है भाई, ऊर्जा आप लोग बताएंगे ना, ऊर्जा आप लोग बताएंगे। ऊर्जा किसका मतलब होता है, एक तो हो गया वर्क, वर्क के साथ एक हो गया क्या, एनर्जी। एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं होगी तो एनर्जी नहीं कर पाएंगे, क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी नहीं होगी तो कार्य नहीं कर पाएंगे। कार्य तभी कर पाएंगे जब आपके पास एनर्जी होगी। इसे समझ जाइए कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों समान है। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं फिर। लीजिए बेहतरीन प्रश्नों के साथ, लीजिए ये हो गया प्रतिरोधकता की। अच्छा इसका तो लीजिए, अभी प्रतिरोध पूछा था, यहाँ प्रतिरोधकता पूछा है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए प्रश्न रिपीट भी होते हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए हमारे यहाँ भी रिपीट होते हैं। हमारे यहाँ रिपीट होने का मतलब ये है, प्रतिरोध को आप जान जाइए। प्रतिरोध तो क्या होता है भाई, प्रतिरोधकता है तो ओम मीटर हो जाएगा, ता लग गया तो मीटर लग जाएगा। यही प्रतिरोध, कता लगता तो मीटर हो गया, प्रतिरोध होता तो सिर्फ ओम हो जाता। इतना जानते रहिए। देखिए ओम नीचे लगा भी है, इसका मतलब है कि ये गलत हो जाइए, ये तीनों गलत हो गए, बचा एक, वही आंसर आपका सही हो गया। चलिए आगे चलें एकदम। लीजिए ये रहा, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, अभी अभी मैंने बताया था, क्योंकि वही दिया गया है। दाब और बल, बल और दाब दोनों। लीजिए दोनों में अंतर क्या है, ये तो दोनों कट गए, बचे दो हैं, बल और गति, बल और भार, फोर्स एंड वेट, फोर्स एंड वेट, और ये फोर्स एंड गति। गति का मतलब क्या होता है भाई, गति किसका मतलब होता है, स्पीड, क्यों, चलिए बताइएगा जल्दी से। तो गर्मी आ गई है जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी इधर उधर होती रहती है। तो अब गर्मी में आपको क्या चाहिए, शीतलता चाहिए ना, गर्मी में आपको शीतलता चाहिए। चंदन सबसे शीतल होता है, चंदन सबसे शीतल होता है, लेकिन शीतल से, चंदन से भी शीतल कुछ होता है, क्या होता है, बंधन होता है। अगर मैं आपको कहूं तो पूरी पंक्ति आप जान जाइए कि चंदन से बंधन शीतल होता है, चंदन से बंधन शीतल होता है, योगी से अच्छा उपयोगी होता है। चंदन से शीतल बंधन होता है, योगी से अच्छा उपयोगी होता है। प्रभाव अच्छा होना जरूरी नहीं है, स्वभाव अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो इतना जानते रहिए कि चंदन जो है वो बहुत शीतल होता है, लेकिन उससे भी अच्छा आपका क्या होता है, बंधन होता है, मतलब विनम्रता होती है। बंधन मतलब क्या होती है, विनम्रता। आपकी विनम्रता अगर है, आपके पास विनम्र है, आप विनम्र हैं, आपके पास विनम्रता है, तो आप चंदन से भी शीतल होंगे। योगी होने से अच्छा आप किसी के लिए उपयोगी हो जाइए ना, किसी के काम आ जाइए। और प्रभाव अच्छा होने से अच्छा है कि आपका स्वभाव अच्छा हो। आप प्रभाव बहुत अच्छा बना के रखेंगे, क्या करेंगे, आपके बगल जाते ही लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपके पीठ पीछे भी आपकी कोई बुराई नहीं कर सकता। ठीक है, आइए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप लोग, मैं क्वेश्चन आप पहले का याद किए होंगे अभी, तो पहला तीसरा, पहले तीसरे के आसपास पहला ही क्वेश्चन था जी। पहले ही क्वेश्चन में मैंने इसकी व्याख्या कर दी थी, इस प्रश्न की व्याख्या ही कर दी थी पहले ही क्वेश्चन में, वो यहाँ पे आपके काम आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी, बल और भार। चलिए
वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। अरे बातें खत्म है यार, इतना चढ़ा बढ़ा के कहने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, बस इतना सा आपका ये मेन है। पूरा एक इतना बड़ा पोथिन्ना लिखने की क्या जरूरत है। उतना बड़ा पोथिन्ना जानते हैं किस लिए लिखा गया है? आपको भरमाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका समय जाया करने के लिए लिखा जाता है। ये एग्जामिनर सिर्फ आपको घुमाया है, कुछ नहीं किया है उसने। विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, यानी कि विद्युत धारा को मापा जाता है, बस इतना सा आपको बताना था। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? अरे मैंने आपको तो बताया यार, क्या क्या करते हैं आप लोग। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया है? विरूपण यहाँ कहाँ लाएंगे, हटाइए इसको। माइक्रोवेव पावर, अरे भाई माइक्रोवेव पावर कहाँ लाएंगे, सूक्ष्म तरंगे कहाँ लाएंगे आप। अब बचा क्या, दो बचा। एनीमोमीटर का आपने सुना है क्या? एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर होता क्या है ये जानेंगे आप, बताएंगे? मैं बता दूं, एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर वायु की गति को मापना होता है। जैसे आप आती है आंधी तूफान आता है ना, कहते हैं इतने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से आपकी जो पर सेकंड के हिसाब से आपकी हवा चल रही है, आंधी चल रही है, इतनी तेजी से तूफान चल रहा है, कैसे मापते हैं उसको? एनीमोमीटर जो होता है ना, वो पृथ्वी तल पर वायु की गति को मापता है। ये एनीमोमीटर हो गया। पृथ्वी तल पर वायु की गति को मापने का यंत्र, मापने का यंत्र है। कौन है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है। तीन तो मैंने बता दिया, बचा एक आंसर, कौन? एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, बस बात खत्म। अरे आप अगर आसानी से मेरे सिर्फ और सिर्फ ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक आप मेरे क्लास को देखेंगे ना, तो जितने भी ये प्रश्न हैं वो आपके क्वेश्चन को, आपके टॉपिक को वैसे ही तैयार करवा देंगे। आप थियरी एक बार भी देखेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आया, अरे यार यही तो प्रश्न बनाता है, यही तो थियरी है। और आप लोग दूसरों का वही देखकर कहते हैं कि भाई यार प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं। अरे आया हुआ प्रश्न उठा के रख लो, प्रैक्टिस हो गई। लेकिन उससे पहले थियरी भी तो जानते रहो। अब इतना बड़ा इसने लिख दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो गया आपका। लेकिन आप देखिए इतना सा है, इतना सा आपको कहना था कि आमीटर कहते हैं उसको, एमीटर आमीटर दोनों कहते हैं इसको। क्या क्या कहते हैं? चाहे एमीटर कहिए चाहे आमीटर कहिए, ठीक हो गया। चलिए आगे चलें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो तन मन धन से लग जाइए, तन मन धन से लग जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, और सफल हो जाएंगे तो आपको बहुत मौके मिलेंगे घूमने फिरने के। चलिए आइए, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो वायु है, गैस को कौन से ताप पर, गैस किस ताप पर संघनित हो जाएगा। संघनित होने का मतलब जो हवा है वो क्या हो जाएगी, बूंदों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। बूंद में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। किस ताप पर, मतलब उस ताप को कहते हैं, देखिए दहनांक। दहनांक जानते हैं किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई वस्तु जल उठती है, जिस ताप पर कोई वस्तु जल उठे, ठीक है, उसे दहनांक कहते हैं। बहवांक क्या होता है? जिस ताप पर ठोस या बर्फ, जिस ताप पर बर्फ पिघल जाए, जिस ताप पर बर्फ क्या हो जाए, या जिस ताप पर कोई ठोस क्या हो जाए, पिघल कर तरल अवस्था में आ जाए, उसे उसका बहवांक कहते हैं। बहवांक का मतलब क्या हो गया? बहाव, बहाव के लायक हो जाए,
ठीक है, बहाव के लायक उस ताप पर हो जाए तो उसे बहवांक कहेंगे। रफुरांक क्या है भाई, रफुरांक क्या है ये आप बताइएगा। एक आंसर मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, हाँ एक ऑप्शन आपके लिए छोड़ रहा हूं। रफुरांक क्या होता है, ओसांक आप जान गए, ओसांक अब आप समझ गए होंगे कि ओसांक क्या होता है। दो तो मैंने ऊपर बता दिया, तीसरा आपसे पूछ लिया, बचा एक ओसांक बचा है। ओसांक आपका राइट आंसर हो गया, ओसांक क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओसांक क्या होता है, ठंडी में देखते हैं ना, ठंडी में आप लोग देखते होंगे जो वायु है वो चलती रहती है, लेकिन ठंड की वजह से वो बर्फ बन जाती है। आप देखते हैं ओस पड़ने लगती है। आप घास पर या पेड़ पौधों पर पत्तियों पर देखेंगे तो ओस की बूंदें पड़ने लगती हैं। ओस की बूंदें का मतलब ये हवा जो होती है वो जमने लगती है। हवा जब जमने लगती है ना, उसी को ओस कहते हैं। अब वही क्या है, जिस अंक पर यानी कि जिस ताप पर यह जम जाता है यानी कि ओस में परिवर्तित होता है, उसी को क्या कहते हैं भाई, उसी को ओसांक कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, ओसांक कहा जाता है। बस इतनी सी बात थी, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग ठंड में देखे होंगे, जैसे गर्मी से ठंडी आती है, जो हवा बहती थी गर्मी में देख रहे हैं वही हवा लू के बराबर है, और यही हवा ठंडी के समय में एकदम ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद इतनी ठंडी पड़ने लगती है कि वही हवा आपको ओस के रूप में यानी कि मान लें सफेद धुएं के रूप में परिवर्तित दिखती है। और आप पत्तियों पर देखेंगे तो पानी की बूंदों बर्फ की बूंदों के समान में पड़ी रहती है, तो उसी को ओस कहते हैं। और उसी ताप को, जिस ताप पर वह ओस में परिवर्तित हो रहा है, उसी को ओसांक कहते हैं। अब ज्यादा मैंने कर दिया होगा इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यानी कि वह ताप जिस पर वायु संघनित होकर यानी कि जमकर ओस में परिवर्तित हो जाए, उसी को ओसांक कहते हैं। बस हो गया, सीधी सीधी बात थी, इतना ज्यादा घुमा दिया गया। ये रहा, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर लगा होता है। अरे भाई कुछ नहीं कहने की जरूरत थी इनको बस इतना कहने की जरूरत थी, वर्षा के मापने का यंत्र क्या है, वर्षा की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है क्या होता है, कितने सेंटीमीटर की वर्षा हुई, कितने सेंटीमीटर की वर्षा हुई कौन बताता है। तो ये आपका रेन गेज नहीं है, मैंने आपको महत्वपूर्ण यंत्रों के बारे में पढ़ाया है, महत्वपूर्ण यंत्रों के बारे में इसी प्रैक्टिस सेशन में आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको रेन गेज भी बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना महत्वपूर्ण चीजें आपको, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ा रखा है। लेकिन आप लोग हैं कि ध्यान ही नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी नामी गिनामी वही है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, वही वाली हाल है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में भाग कर जाएंगे और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अरे भाई मेहनत हम लोग जो करते हैं उसमें आप देखेंगे तो जितनी चीजें हैं आई हुई चीजें होती हैं, और जो बेहतर परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे वही आपको समझ में भी आता है। लेकिन आप लोग बस वही है कि जैसे एक भेड़ नहीं होती है, भेड़ जो होती है जिस दिशा में वह चल दे उसी दिशा में सभी लोग चलना शुरू कर देते हैं, इसी के पीछे पीछे सब लोग चलना शुरू कर देते हैं और क्या कार्य करते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अगर आप लोग मतलब जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा है पिछले जो पेपर हैं, प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उसमें देखा है कि हमारे जो सर जी लोग हैं, हमारे जो माननीय अध्यापकगण हैं, वो कितना बेहतरीन आपको कंटेंट देते हैं कि जितना देते हैं उतने में से प्रश्न आता है। तो आप लोग अगर उनके साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो सोचिए आए हुए जो प्रश्न आते हैं वो आप भी करके आएंगे ना। बाकी इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझदारों को इशारा काफी होता है। तो इसमें क्या हो गया, रेन गेज हो गया, रेन मीटर, एनीमोमीटर, अच्छा एनीमोमीटर भी है, एनीमो बता दिया मैंने आपको। पायरानोमीटर को एक एक्टिनोमीटर भी कहते हैं, एक्टिनोमीटर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको एक्टिनोमीटर भी कहते हैं। एक्टिनोमीटर क्या होता है भाई, ये एक एक्टिनोमीटर के रूप में कार्य करता है। अब कार्य करता है तो जरा बताइए क्या करता है, सौर विकिरण को मापने का कार्य करता है, सौर विकिरण को
सौर विकिरण को मापने का कार्य कौन करता है? एक्टिनोमीटर, या फिर आप क्या कह सकते हैं, पायरानोमीटर। क्या कह सकते हैं इसको? पायरानोमीटर भी कह सकते हैं। एनीमोमीटर अभी अभी बताया मैंने, पृथ्वी तल पर वायु की गति को मापने का कार्य करता है। रेन मीटर आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। रेन गेज आप जानते रहिए कि ये क्या करता है, वर्षा को मापने का एक उपकरण होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जितनी चीजें हैं मैं सारी चीजें डेरिवेट करता चल रहा हूं आपको। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऐसा लग रहा हो कि मेरे शब्द कठिन हैं, तो मैं उन शब्दों को आसान करके आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इतना अभ्यास करा दूंगा, वही हाल हो जाएगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिर पे पड़त निशान। तो वही हाल होगा आपका कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा कहीं, टेंशन ना लीजिए आप। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रश्न रिपीट हो गया है, प्रश्न रिपीट हो गया है। चलिए इसको बता के आगे बढ़ते हैं, इसको बता के आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? मैंने तो इसकी दूरी, हाँ, अब जरा एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है वो आप बताएंगे। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है? कितने, ये यहाँ होगा, कितने मीटर होता है ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो कमेंट करके बताइए। मैंने अभी इसके पहले आपको पीछे प्रश्न आया था, मैंने उसमें आपको बताया था। कमेंट जरूर कीजिएगा, भागिएगा मत। अगर आपको सफलता चाहिए तो, सफलता चाहिए तो साथ में जुड़े रहिए। और ये लीजिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल। अब अल्फ्रेड नोबेल के नाम आ गया तो नोबेल का नाम मैं बता दूं आपको, नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? तो नोबेल फाउंडेशन ने किया था। किसने किया था? नोबेल फाउंडेशन ने। नोबेल फाउंडेशन ने 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का क्या किया था? नोबेल पुरस्कार शुरू किया था। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने 1901 ईस्वी में शुरू किया था। ये एक आपका और प्रश्न बन गया, एक प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न बन गया आपके लिए। मैंने कहा है ना, आप बेहतर बनिए। अच्छे तो सभी लोग हैं, अच्छे के साथ बेहतर बनिए, बेहतर के साथ स्मार्ट बनिए। अगर स्मार्ट नहीं बनेंगे तो ये एक्स्ट्रा जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? एक्स्ट्रा जानकारियां मैं क्यों दे रहा हूं आपको? अरे भाई, आपको कोई समस्या ना हो, किसी भी स्टूडेंट से आप कम ना हो, वो कहीं भी अगर आपसे कुछ पूछे तुरंत उसका पूरा आंसर दे दो। अरे उसको कहना क्या है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? आपने बता दिया किसका आविष्कार किया है, डायनामाइट का आविष्कार किया है। आप बता दीजिए कब किया है, वो भी बता दीजिए उसको कि 1867 में किया है मेरे भाई, 1867 में किया है। और ये भी बता दीजिए कि नोबेल, ये जो नोबेल महोदय हैं उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है। नोबेल फाउंडेशन ने 1901 में शुरू किया था, ये भी बता दीजिए। बेहतर के साथ स्मार्ट हुए कि नहीं हुए आप? अरे चकरा जाएगा उसका दिमाग सुनकर, कहेगा भैया कौन सी कोचिंग करते हो तुम, किस कोचिंग में, किस संस्थान में जाते हो? सीधे सीधे बता देना ना। अरे बता देना कि भैया आओ, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस नाम की एक संस्था है जो कि आपको पूर्ण रूप से फ्री क्लासेस दे रही है। क्या दे रही है? फ्री क्लासेस दे रही है, और एकदम बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ठीक है, आप खुद आइए, अपने दोस्तों को लाइए, अपने भाई बहन को लाइए, ताकि वह भी आपके साथ सफल हो जाएं। एक से भले दो, वही होता है ना, एक से भले दो। ठीक, हाँ, एक से भले की बात एक से फले लिख दिया, लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न हो गया, 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? जल में नहीं घुलता है, कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है। फास्फोरस जो होता है, कैल्शियम तो मजबूती, कैल्शियम आपका जो होता है वो रंग प्रदान करता है, कैल्शियम उसको रंग प्रदान करता है। मैं बता दूं आपको, कैल्शियम उसको रंग प्रदान करता है, लेकिन कैल्शियम के साथ जब फास्फोरस मिलता है, फास्फेट मिलता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट बन जाता है। और कैल्शियम फास्फेट की वजह से इतना मजबूत हो जाता है फास्फेट, और इतना मजबूत हो जाता है कि हमारे पूरे शरीर में सबसे मजबूत भाग बन जाता है। और यह जल में अघुलनशील होता है। कैसा होता है? जल में अघुलनशील होता है। जरा बताइएगा, तो अघुलनशील होता है जल में। तो बताइएगा कौन है वो? दंतवल्क।
क्या नाम है उसका भाई? दंतवल्क नाम है। दांतों का कवर, दांत जो देख रहे हैं आपका ना, दांतों की जो खोल है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। और सबसे मजबूत भाग यही होता है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सबसे मजबूत भाग होता है। जरा जरा दांतों के चारों प्रकार का नाम बताइए। तो दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं आपके शरीर में ना। दांत के प्रकार कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं दांत। जरा बताइएगा कि कौन कौन से प्रकार हैं। एक होता है आई, सी, पी, एम। ये आपके चारों दांतों के प्रकार हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपकी क्या ही बात है, क्या ही कह सकता हूं। फिर एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनिन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है आपका मोलर। चारों प्रकार के नाम अब अंग्रेजी में हो गया, तो हिंदी में भी बता दूं। चलिए हिंदी में बता दे रहा हूं। तो इसे कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, और ये हो गया चवर्णक, ठीक है। ये कुतरने का काम करता है। ये क्या चीड़ने फाड़ने, ये देखिए कुतरने का काम करता है, ये चीड़ने फाड़ने का काम करता है। और ये पीसने, ये दोनों क्या करते हैं? ये चबाने का काम करता है, ये पीसने का काम करता है। आपके चारों दांतों के नाम, चारों दांतों के नाम के साथ उनके कार्य भी हो गए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये इंसीजर है, इंसीजर है, और ये कैनिन है, कैनाइन जिसे कहते हो। ये प्रीमोलर है, ये क्या है? प्रीमोलर है। और ये क्या है? मोलर है। अगर आपको हैंडराइटिंग से कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। और लीजिए, वो तो बहुत दूर चले गए महोदय। चलिए 1 मिनट, वो दूर चले गए, दूसरा चीज उठा लेते हैं, तब तक इनका उपयोग कर लेते हैं। लीजिए, ये भी चल रहे हैं। आइए, तो ये हो गया आपका। इसमें कौन सा होगा? दंतवल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? दंतवल्क हो जाएगा। ठीक, चलें आगे, आगे चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न। क्या 21 प्रश्न थे? चलिए 21 प्रश्न थे, लेकिन आपके जो 21 प्रश्न हैं वो 21 टॉपिक के बराबर हो गए। 21 टॉपिक क्या यार, 21 टॉपिक से बहुत ज्यादा ही हो गए। क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन की व्याख्या करते समय मुझे तो लग रहा है कि 1 घंटे प्लस हो गया होगा हम लोगों का। 1 घंटे प्लस हो गया होगा। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना क्या टाइम जा रहा है। 3, सही बात है कि लगभग 55 मिनट हो गए। 55 मिनट मैंने जो आपको बताया है, जो चिल्लाया है इतना बढ़िया से, अगर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुन पाए होंगे तो क्लास को आप ज़्यादा स्पीड होगी, स्पीड कम करके देख लेना और रिपीट करके देख लेना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया, क्योंकि मैं ऐसे शब्द ही नहीं प्रयोग करता हूँ कि जिस शब्दों से आपको कोई दिक्कत हो, उन शब्दों को आप गूगल कीजिए। गूगल करने का मौका ही नहीं दूंगा मैं खुद गूगल बन जाता हूँ आप लोगों के लिए, इतने आसान शब्द बता देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे बेहतरीन प्रश्नों को आप पता करने के, ऐसे बेहतरीन प्रश्नों को पाने के लिए, ऐसे बेहतरीन कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद आप अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए उनके पास वीडियो को। तो मुझे लगता है कि आप लोग संतुष्ट होंगे पूरी तरीके से, एकदम अपने सफलता के मार्ग में जुटे होंगे एकदम जी जान से। कमर कस लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि समय आपके पास ज़्यादा है तो जो मेहनत कर रहा है वो निकल जाएगा, आप उसके पीछे रह जाएंगे। यही कार्य आप लोगों ने पिछली यूपीपी की भर्ती में किया था। तो ये आपके आरआरबी ग्रुप डी और यूपीपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीपी से जैसे यूपीएसआई भी हो गया तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद,